हेलो माय डियर स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट चैप्टर, इसमें कुछ मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंट से, और विशेषकर वही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो एडवांस या मेंस में आया हुआ। चलिए तो आज शुरू करते हैं। दो न्यूमेरिकल हमने पूर्व से लिख रखा है। एक 2023 में एडवांस का क्वेश्चन है, और दूसरा ये है, ये भी एडवांस का है, 2022, 19 या 20 का है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिस, इसमें कैपेसिटर लगा है 4 माइक्रोफेराड 20 माइक्रोफेराड का, 25 किलो ओम का और 50 किलो ओम का रजिस्टर लगा है। बीच में एक वोल्ट मीटर है, और यहाँ एमीटर लगा के 5 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है। इस तरह का एक सर्किट है। अब इस में 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में ये क्या एक से अधिक सही हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है जस्ट की प्रेस्ड वोल्ट मीटर डिस्प्लेज -5 वोल्ट एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम +5 वोल्ट। तो ये की है कि जब प्रेस करते हैं, कि जब प्रेस किया जाता है, जैसे ही प्रेस किया जाता है वैसे ही इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस -5 वोल्ट होता है, और लॉन्ग टाइम के बाद आफ्टर सफिशिएंट टाइम ए +5 वोल्ट दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ये हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसको पहले अभी मिटा देते हैं दिस, एंड दिस ऑल्सो। चलिए इसको देखते हैं पहले। अब मान लीजिए कि इस 5 वोल्ट के बैटरी कारण करंट फ्लो हो रहा है, और यह करंट इसमें है I1 और इसमें I2 है। और सपोज इस पर टाइम टी में इस पर चार्ज Q1 हो जा रहा है, और आफ्टर टाइम टी इस पर चार्ज Q2 हो जा रहा है। दिस 40 माइक्रोफेराड इसका कैपेसिटी है, दिस सपोज C1 और A सपोज C2 है, एंड दिस सपोज दिस इज R1 और A सपोज R2 है। ये हमने मान लिया, नोटेशन में मान लिया। चलिए तो यहां से आता है करंट दो भाग में बढ़ जाता है, I1 और I2, और इसमें करंट फ्लो होता है। क्लियर है। अब हम थोड़ा इस सर्किट पर विचार करते हैं। 5 वोल्ट बैटरी से आया, और जो हमें पता है किरचॉफ लॉ इस पर अप्लाई करते हैं। तो एट टाइम टी, यदि किरचॉफ लॉ इस पर इस्तेमाल करते हैं एट टाइम टी, हमने कहा यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 5 वोल्ट, और यहाँ पे यदि Q1 है तो यह पोटेंशियल हो जाएगा Q1/C, यानी माइनस Q1/C, C को C1 ले लेते हैं, Q1/C1 पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। फिर यहाँ पर ड्रॉप करेगा, R1 है, दिस माइनस R1 और I1 करेंट, दिस इज इक्वल टू 0। हाँ, ये एक हमने लूप ले लिया, और इसमें किरचॉफ लॉ से एक इक्वेशन हमने बनाया। फिर इसी तरह एक लूप यहां से लिया जा सकता है, ये भी लूप लिया जा सकता है, एंड दिस विल बी 5 माइनस Q2/C2 R2 माइनस R2I2 इज इक्वल टू 0, ये लिखा जा सकता है।
अब इसको हम लिख सकते हैं I1 को इधर ले जाए तो I1 इज इक्वल टू Q1 C1 R1 I1 इज इक्वल टू 5 minus R1 and minus Q1 by C1 R1. ओके, इसका I1 का वैल्यू हमने निकाला। इसी तरह I2 का वैल्यू भी यहाँ निकाल सकते हैं। I2 इज इक्वल टू 5 बाई R2 माइनस Q2 बाई C2 R2। ओके, अब यहाँ पर C1 R1 और C2 R2, यहाँ देखें C1 दिस मीन्स 40 इंटू 10⁻⁻6 C1 और R1 25 इंटू 10⁻³ ओम। और इसको यदि करें तो 25 चौका 100 दिस इंटू 10⁻³ दिस इज इक्वल टू 1, यानी C1 इंटू R1 का वैल्यू 1 होगा, दिस 1। और C2 R2 इसी तरह इसका कैलकुलेट करें तो दैट विल बी 20 इंटू 10⁻⁻6 एंड 50 इंटू 10⁻³ अब 3 यानी 25 दूना 100 दिस इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1, यानी C2 R2 भी 1 होगा, C1 R1 भी 1 होगा। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे I1 इज इक्वल टू 5 बाई R1 माइनस Q1 एंड दिस इज 5 बाई R2 माइनस Q2। ओके, अब यहाँ पे R1 को लिखा जा सकता है दिस इज dQ1 बाई dt, यानी इसको भी लिखा जा सकता है दिस इज dQ2 बाई dt। अब इस इक्वेशन में 5 माइनस R1 Q1, 5 माइनस R1 Q1 डिवाइडेड बाई R1, तो दिस इज dQ1 5 माइनस R1 Q1 इज इक्वल टू ए R1 dt डिवाइडेड बाई R1। क्लियर है? इसी तरह यहां पर कर देंगे dQ बाई dt इज इक्वल टू 5 माइनस Q2 R2 और dt बाई R2। ओके, d2 बाई R2। चलिए अब इसको मान लीजिए x है, दिस x, यानी 5 माइनस R1 Q1 इज इक्वल टू x ले लीजिए, तो dx इज इक्वल टू माइनस R1 dQ1 माइनस R1 dQ1, यानी जरा देख लीजिए Q1 R1 ठीक है, दैट I1 इज इक्वल टू 5 बाई R1 Q1 R1 C1, तो 5 बाई Q1 दिस Q2 एंड इसमें Q2 R2 ठीक। अब देखिए dx इज इक्वल टू R1 dQ1, यानी इसको लिखा जा सकता है दिस इज dx
dq1 minus r1 और दिस x, तो dq is equal to dx r1 cancel and is equal to x, this is minus dt। चूंकि यहाँ पर r1 नीचे आ जाएगा, dq r1 कैंसिल हो गया। दिस, इसको यदि इंटीग्रेट हम करें तो दिस इज log x इज इक्वल टू माइनस टी, log दिस इज इक्वल टू माइनस टी, यानी दिस इज x का वैल्यू, x का वैल्यू q इज इक्वल टू 0 से लेके, q इज इक्वल टू 0 यानी 5 से लेके, फ्रॉम 5 टू a r1 q1 आ जाएगा, 5 माइनस r1 q1, यानी दिस इज 5 माइनस r1 q1 इज इक्वल टू 5 इंटू ई पर माइनस टी, ई पर माइनस टी, यानी दिस इज हम Q1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस Q1 R1 Q1 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 ई पर पावर माइनस टी, यानी R1 यदि यहां से हटा दें तो दिस R1 एंड दिस R1। एग्जैक्ट इसी तरह से सॉल्व यदि करें तो Q2 इज इक्वल टू 5 बाई R2, 5 बाई R2 और e पर पावर माइनस टी तक। अब देखें यहां एक इक्वेशन मिल गया, इस पर चार्ज, कैपेसिटर पर चार्ज और टाइम के बीच। तो अब पहला है जस्ट की प्रेस्ड, यानी t इज इक्वल टू 0, जस्ट की प्रेस्ड वोल्ट मीटर डिस्प्ले दिस। तो जस्ट की प्रेस करते हैं यानी t इज इक्वल टू 0 यदि है, t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 यानी 5 बाई r1 और e पर पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 बाई r1 यानी q1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह t इज इक्वल टू 0 पर q2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इस पर टोटल चार्ज 0 और इस पर टोटल चार्ज 0। यदि चार्ज 0 होगा तो q बाई c पोटेंशियल डिफरेंस होता है, चार्ज 0 है यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0, इस पर कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, अर्थात जो पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो यहां मान ले 5 है, दिस 5 एंड दिस 0, तो यहां पर 5 होगा और यहां 0 होगा। अब चूंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, अर्थात जितना पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां होगा। क्लियर है? यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो जो पोटेंशियल यहां होगा यही यहां होगा, यानी ये कितना पोटेंशियल दिखाएगा, 5 वोल्ट, माइनस 5 वोल्ट, माइनस 5 वोल्ट इसलिए कि यहां प्लस है यहां माइनस है इस वोल्ट मीटर का, लेकिन उल्टा दिखा रहा है, यहां प्लस 5 वोल्ट दिखा रहा है, यहां 0 वोल्ट दिखा रहा है, यानी टोटल पोटेंशियल माइनस 5 वोल्ट। क्लियर? एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, चलिए आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी टी इंफिनिटी, टी को इंफिनिटी कर दीजिए, लॉन्ग टाइम Q1 इज इक्वल टू दिस लॉन्ग टाइम टी इंफिनिटी यानी दिस, यानी पूरा 0 हो जाएगा, यानी Q1 इज इक्वल टू 5 बाई R1 और Q2 इज इक्वल टू 5 बाई R2। तो यहां पर V इज इक्वल टू Q1 बाई C, Q1 बाई C1 V, Q1 बाई C1
दिस इज इक्वल टू Q1 5 by R1 C1 और एग्जैक्ट इसी तरह V2 इज इक्वल टू यहां पर V2 इज इक्वल टू 5 by R2 C2। अब देखिए R1 C1 का वैल्यू 1 है, ये पहले ही हम निकाल चुके हैं। R2 C2 1 है, यानी यहां का इसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट होगा और इसी तरह इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। अब देखिए इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है। आफ्टर लॉन्ग टाइम कहा गया ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो बहुत समय बीतने के बाद इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 5 वोल्ट। यहाँ जो निकाल रहे हैं 5 वोल्ट और इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा 5 वोल्ट, यानी यहाँ 5 वोल्ट ड्रॉप करेगा, यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा अब 0 हो गया आफ्टर लॉन्ग टाइम। और यहाँ पर पोटेंशियल ए चूंकि 0 है, बैटरी का 0, यहाँ 5 वोल्ट बढ़ेगा, यानी यहाँ हो जाएगा 5। अब देखिए जस्ट उल्टा हो गया। जिस समय t इक्वल टू 0 था उस समय 0 वोल्ट यहाँ था, 5 वोल्ट यहाँ था। अब जब t इन्फिनिटी हुआ तो 0 वोल्ट यहाँ हो गया, 5 वोल्ट यहाँ हो गया, यानी +5 वोल्ट हो गया। क्लियर है? तो A इज द राइट आंसर। अब आगे देखते हैं। आगे इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। चलिए, वोल्ट मीटर डिस्प्लेज 0 वोल्ट एट t इज इक्वल टू log 2। अब t इज इक्वल टू log 2 यहाँ पे डालते हैं, t इज इक्वल टू log 2। हाँ, तो v कितना होगा, a पूछ रहा है। v वोल्ट मीटर डिस्प्लेज दिस व्हेन दिस, तो q1 इज इक्वल टू 5 by R1 माइनस 5 e माइनस और टाइम इज इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाई R1। देखिए e पर पावर माइनस log 2, मान लीजिए कि y इज इक्वल टू e पर पावर माइनस log 2 और दोनों तरफ लॉग कर दें, दोनों तरफ लॉग कर दें, तो log y इज इक्वल टू log दिस यानी पावर साइड में आएगा, दिस log 2 और इंटू log e यानी 1, यानी इसको लिख सकते हैं दिस इज log n 2 पर पावर माइनस 1, यानी दिस इज log 1/2, यानी y इज इक्वल टू 1/2, यानी log e पर पावर माइनस log 2 का वैल्यू होगा हाफ, 1/2। क्लियर है? तो हाफ जब वैल्यू है तो इसको लिखा जा सकता है Q1 इज इक्वल टू 5 बाई R1 और 5 बाई R1/2, यानी 5 बाई 2R1। क्लियर है? और इसी तरह Q2 का वैल्यू होगा Q2 इज इक्वल टू 5 बाई 2R2। अब t इज इक्वल टू log 2 पर दोनों कैपेसिटर पर चार्ज हम देख लिए, चार्ज Q1 इतना है, Q2 इतना है, तो पोटेंशियल क्या होगा, V1 इज इक्वल टू Q1 बाई C1, V1 इज इक्वल टू Q1 बाई C1। तो Q1 है 5/2 और R1 C1 इज इक्वल टू 1, यानी 5/2 वोल्ट, और V2 भी 5/2 वोल्ट। अब देखिए टाइम log 2 पर
इसका पोटेंशियल डिफरेंस 5/2 वोल्ट, 5/2 वोल्ट, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 5/2 वोल्ट। अब यहाँ 5 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 5/2, यानी यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा, ड्रॉप किया यानी 5/2 हो जाएगा। 5 वोल्ट में 5/2 वोल्ट ड्रॉप करेगा 5/2। अब इस तरफ चलते हैं, यहाँ 0 वोल्ट 5/2 वोल्ट अप होगा, यानी यहाँ का पोटेंशियल 5/2 वोल्ट। अब देखिए दोनों एक ही पोटेंशियल पर हो गया, यहाँ भी 5/2 वोल्ट है, 5/2 वोल्ट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो दिस मीन्स वोल्ट मीटर डिस्प्ले 0 वोल्ट एट t इक्वल टू, राइट आंसर। क्लियर। अब इसके आगे देखें, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर एमीटर रीड्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ओके, चलिए इसको मिटा दें और इसको मिटा दें। देखिए Q1 हमने कैलकुलेट किया, Q2 कैलकुलेट किया। अब इसको मिटा देते हैं। Q1 Q2, अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं यदि dt से, तो dQ1/dt इज इक्वल टू 5R1, R1 रेजिस्टेंस है यानी 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, माइनस 5R1 5/R1 और e पर पावर माइनस टी यानी फिर -1 I इंटू e पर पावर माइनस टी। दिस इज प्लस माइनस माइनस प्लस 5/R1 e पर पावर माइनस टी, दिस इज I1। क्लियर है। इसी तरह इसका I2 हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू 5/R2 और e पर पावर माइनस टी। I1 I2 दोनों का टी टाइम में ए करंट, टी टाइम में ओ करंट। अब यहाँ कह रहे हैं एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एमीटर रीड्स दिस ऑफ इनिशियल वैल्यू। एमीटर में तो I1 I2 दोनों करंट जाएगा, तो एट t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड I1 और I1 प्लस I2 यानी टोटल करंट ले लें 5R1 इंटू E-1 प्लस 5/R2 E-1, I1 I2 एक सेकेंड में जो करंट जाएगा, दिस इज 5/R1 R2, 5/R1 प्लस 5/R2 और इंटू E-1। क्लियर। अब देखें यह है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, यदि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर लें तब क्या होगा, तो एट t इज इक्वल टू 0 यदि लेते हैं तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 t इज इक्वल टू 0 यानी 1 और t पर पावर 0 1 यानी 5/R1 प्लस 5/R2। ये इनिशियल वैल्यू होगा करंट का इनिशियल वैल्यू, यानी ये इनिशियल वैल्यू करंट का है। तो 1 सेकेंड के बाद का करंट का वैल्यू इनिशियल वैल्यू का 1/e होगा। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एमीटर रीड्स 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू ये है, इसका 1/e रीड करेगा आफ्टर 1 सेकेंड,
राइट आंसर है, सी भी राइट। क्लियर। अब एट टी इंफिनिटी करंट इन एमीटर इज जीरो। ठीक है, टी इंफिनिटी पर देख लें। टी इंफिनिटी यानी दिस गोज टू इंफिनिटी, यानी 5/R1 बाई इंफिनिटी, यानी दिस टेंस टू जीरो। टी इंफिनिटी जब जाएगा तो इसी तरह टी इंफिनिटी भी जीरो जाएगा, यानी टोटल करंट I1 प्लस I2 एमीटर रेट जीरो है टी इंफिनिटी। क्लियर है। तो इसमें चारों राइट है, ए बी सी डी जो इससे निकला है। चलिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल था, विशेषकर जब हम सीरीज में कैपेसिटर लगाते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें सीखने की मिली। पहला ये कि जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है, या जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो जैसा ही स्विच ऑन किया जाता है उस समय इस कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, यानी चार्ज जीरो होता है। दिस मीन्स जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही यहाँ होगा। और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इस पर चार्ज बढ़ते जाता है। चार्ज बढ़ने का दर जो है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, वही इसका करंट होता है। यदि किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा रहे तो कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज बढ़ने का दर ही उसका करंट होता है, I1 होता है। और इसी तरह यहाँ भी I2 होता है, परंतु इस दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पहले कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर बाद में पहले रेजिस्टेंस। तो उस स्थिति में चूंकि t इक्वल टू जीरो पर यहाँ जीरो है तो यहाँ जीरो है, यानी इसको लास्ट से जीरो से हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ से कैलकुलेट। ठीक है, ओके। अब इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखें, मिटा दें। चलिए ऊपर का क्वेश्चन देखें। इस तरह का एक सर्किट है, 15 वोल्ट बैटरी, अननोन रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, 5 वोल्ट बैटरी, ये रजिस्टर है, एक ये दिया हुआ है इसमें कि 1 एम्पियर का करंट इस तरफ जा रहा है, 3 ओम का बैटरी दिया हुआ I1, करंट इस तरफ जा रहा है। यहाँ एक की लगा है, 3 ओम का रजिस्टर लगा है और एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराड का। 1/E का वैल्यू दिया हुआ है 0.36, और इस की को t इक्वल टू जीरो पर क्लोज किया जाता है, यानी t इक्वल टू जीरो के पहले क्लोज नहीं है, ओपन है, t ओपन है। अब r का वैल्यू 3 ओम होगा, ये निकालना है, गलत या सही जो भी हो। और t छोटा हो यदि t जीरो से तो I1 इक्वल टू 2 ओम होगा, t इक्वल टू इतना पर करंट इन कैपेसिटर इतना होगा, और t इंफिनिटी पर कैपेसिटर 12 माइक्रोफैराड होगा। जो देखते हैं एक या एक से अधिक सही हो सकता है इसमें। ठीक है, पहले हम लोग t इक्वल टू t स्मॉलर देन t0, यानी उस समय तक की ओपन रहता है तब की बात करते हैं। की ओपन है तो इस सर्किट के अंदर इसमें कोई करंट नहीं आएगा। अब देखें, मान लीजिए कि इसमें I1 करंट ये 1 एम्पियर है, यानी टोटल करंट यहां पर हो जाएगा I1 प्लस 1 एम्पियर। क्लियर है। अब एक हम लूप ले लें, किरचॉफ लूप, दिस वन। यदि दिस वन लेंगे तो 15 वोल्ट यानी 15 माइनस
यहां से करंट जा रहा है I1 प्लस 1 दिस वे, यानी I1 प्लस 1 इंटू R पोटेंशियल ड्रॉप। यहां पे 3 ओम है I1 करंट, यानी 3 ओम इंटू I1 करंट इज इक्वल टू 0। इस तरह का एक इक्वेशन मिला। अब ये I1, अब देखें फिर एक लूप हम इस तरह से लेते हैं, दिस वन लूप ले लें। तो यहां से लेते हैं 5 ओम, 5 माइनस 1 ओम है, 1 एम्पियर करंट है, और करंट के उल्टा दिशा में हम लोग जा रहे हैं, यानी प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1। अब फिर यहाँ करंट के इस तरफ आ रहे हैं, -3I1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 5 1 6 दिस, यानी इससे हम निकाल सकते हैं I1 इज इक्वल टू 5 1 6/3 यानी 2 एम्पियर। I1 2 एम्पियर है, दिस इज 2 एम्पियर, 2 एम्पियर यानी T इज इक्वल टू 0, ये राइट आंसर। अब इसमें 2 एम्पियर यदि बैठा दिया जाए तो दिस विल बी 15 माइनस 2 1 3 यानी 3R माइनस 3 दूना 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी 3R इज इक्वल टू 9, यानी R इज इक्वल टू 3 ओम, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा दिस इज 3 ओम, ये राइट आंसर। चलिए, दो तो हमने चेक किया, दोनों राइट हैं। अब इसके आगे देखते हैं, कह रहा है एट T इज इक्वल टू T0 प्लस, यानी कि बंद करने के इतना माइक्रो सेकेंड के बाद कैपेसिटर में करंट इतना है, तो T इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, यानी इसकी के बंद करने के इतना सेकेंड के बाद, इतना सेकेंड के बाद कैपेसिटर में क्या करंट होगा। अब यहां देखें कैपेसिटर, यहां की जब बंद किया जाता है, की बंद कर दी, तो इस दोनों बिंदु के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, चूंकि 2 एम्पियर करंट है, 3 ओम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप 3 दूना 6 वोल्ट होगा, यानी इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा। तो यदि यहाँ 6 ले लें तो यहाँ 0, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 6 वोल्ट। क्लियर? अब चूंकि हायर वोल्ट पर है, लोअर वोल्ट पर है, तो मान लीजिए कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है I, और इस पर चार्ज है Q। करंट फ्लो हो रहा है I, इस पर चार्ज है Q। क्लियर है? अब यदि पोटेंशियल डिफरेंस हम 6 को इक्वेट करते हैं तो दैट विल बी 3I, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और फिर यहाँ ड्रॉप होगा Q/C प्लस Q/C इज इक्वल टू 6 वोल्ट। क्लियर है? अब यहाँ इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 6, 3 दूना 6 यानी 2, माइनस Q/3C।
यानी दिस इज, इसको लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, आई को डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 6c माइनस क्यू बाई 3c। अब इसको लिखा जा सकता है दिस इज डी क्यू बाई 6c क्यू इज इक्वल टू डी टी बाई 3c दिस। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, जिसमें 6c इज इक्वल माइनस क्यू को 6c, सपोज दिस इज x, 6c माइनस क्यू, तो dx इज इक्वल टू माइनस डी क्यू, ये लिख सकते हैं। यानी दिस इज dx x, और यहां माइनस जो है इस तरफ चला गया, यदि t बाई 3c, यानी दिस इज, इसको लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू माइनस टी बाई 3c। क्लियर है? अब देखिए log x का वैल्यू यहाँ पर जिस समय t इज इक्वल टू 0 होगा, t इज इक्वल टू 0 यानी कि जस्ट हम बंद किए हैं, तो उस समय कैपेसिटर पर चार्ज 0 होगा, यानी x का इनिशियल वैल्यू 6c होगा। तो दिस इज फ्रॉम 6c टू 6c माइनस क्यू, 6c माइनस क्यू, ये होगा वैल्यू। यानी इसको लिखा जा सकता है दैट इज 6c माइनस क्यू इज इक्वल टू 6c और e पर पावर माइनस टी बाई 3c, यानी q इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 6c माइनस 6c e पर पावर माइनस टी बाई 3c। अब यहाँ dq निकालना क्या है, कैपेसिटर में करंट निकालना है। तो अब इसको यदि डिफरेंशिएट कर दें dq बाई dt, तो दिस विल बी करंट इन कैपेसिटर I, यानी दिस इज ए डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 6c और माइनस 3c, यानी 3 दूना 6, 2 e पर पावर माइनस टी बाई 3c माइनस दिस दिस। ओके, अब देखिए 3c यानी 3 दूना 6 माइक्रोफेराड, यहां कह रहा है t इज इक्वल टू इतना सेकेंड पर करंट क्या होगा, t इज इक्वल टू दिस मच सेकेंड, यानी टाइम के जगह यदि लिखे हैं 2 इंटू ई पर पावर माइनस 7.2 इंटू 10 पावर माइनस 6, इतना सेकेंड है, एंड डिवाइडेड बाई 3 इंटू सी दिस, यानी 3 दूना 6 10 पावर माइनस 6, दिस वन, यानी दिस इज 2 ई पर पावर माइनस 1.2, 2 ई पर पावर माइनस 1.2। अब आई इज इक्वल टू, देखिए आई इज इक्वल टू 2 ई पर पावर माइनस 1 एंड ई पर पावर माइनस 1/5, तो 1 प्लस 1/5 यानी 1.2, तो दिस इज 2 बाई ई, और
इसको इस तरह 2 इंटू ई माइनस ए डिवाइडेड बाई ई पर प्लस 1/5। क्लियर। अब ई पर पावर 1/5, दिस इज 1/5 प्लस 1/5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इस तरह चलते जाएगा। ये बहुत ही छोटा वैल्यू होता है, यानी अप्रॉक्स इक्वल टू 1/5 कह सकते हैं। ई पर 1/5 अप्रॉक्स इक्वल टू, यानी उल्टा यदि होगा तो 5 ऊपर जाएगा, यानी 10 ई पर पावर -1। 1/5, 5 ऊपर गया, 10 ई पर पावर -1। तो अब ई पर पावर -1 यानी 3.6, यानी 10 इंटू 0.36, यानी दिस इज इक्वल टू 3.6 एम्पियर लगभग। इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि ए 50 1/50 फिर आएगा 1/5 प्लस 1/50। तो जबकि कैपेसिटर पर 1.6 दिया हुआ है, मुझे मिल रहा है 0.6, काफी कम हो गया, 3.6 एम्पियर। 10 10 10 10 3.6, ओके। ये रॉन्ग है सर। 6 वोल्ट 6 दूना तो ठीक है। अब डी देखते हैं। टी इन्फिनिटी हो तो सी पर चार्ज कितना होगा, टी इन्फिनिटी हो तो सी पर चार्ज कितना होगा। देखिए इसमें चार्ज पूछ रहा है, इसलिए चार्ज का हमको लेना पड़ेगा फॉर्मूला। चार्ज का फॉर्मूला, यानी ये सारा हम लोग करंट का निकाल चुके हैं, करंट का डी क्यू यहाँ पर है, चार्ज का फॉर्मूला है। ओके, इस चार्ज के फॉर्मूला को हम लोग करंट के फॉर्मूला में चेंज कर दिए थे, लेकिन हमें लेना है चार्ज का फॉर्मूला, क्योंकि कैपेसिटर पर चार्ज पूछ रहा है एट टी इन्फिनिटी पर। तो दिस इस इक्वेशन को ले लें, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 3c 6c माइनस क्यू। क्लियर है। तो दैट इज डी क्यू 6c माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी बाई 3c। और यदि x इज इक्वल टू 6c माइनस क्यू हम लेते हैं, तो dx इज इक्वल टू माइनस डी क्यू, यानी डी क्यू डी एक्स। तो dx बाई एक्स माइनस डी टी बाई 3c, यानी दिस इज log x t इज इक्वल टू 0 से, t इज इक्वल टू 0 पर q 0, यानी 6c माइनस 6c माइनस q इज इक्वल टू माइनस टी बाई 3c। तो ये हो जाएगा 6c माइनस q दिस अपॉन दिस 6c e पर पावर माइनस टी बाई 3c। ओके, यानी q इज इक्वल टू 6c माइनस 6c e पर पावर माइनस टी बाई 3c। ये इस कैपेसिटर पर चार्ज का फॉर्मूला है। अब कह रहा है टी इन्फिनिटी है, टी इन्फिनिटी यदि चला गया तो दिस 0, यानी टोटल क्यू इज इक्वल टू 6c इन्फिनाइट में, यानी 6 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, यानी दिस इज 6 दूना 12 12 माइक्रो कूलम, 12 माइक्रो कूलम टी इन्फिनिटी पर होगा, माइक्रो कूलम राइट आंसर।
चलिए, तो ये दो IIT एडवांस का प्रश्न था, थोड़ा ज़्यादा समय लगा और ठीक है, इसको मिटा दूं। अब दो और सवाल लेते हैं, मेंस के सवाल लेते हैं। ये थोड़े टफ सवाल थे, एडवांस के थे। एक 1979 का एक सवाल है, 1979 IIT में पूछा था, और पहले काफी स्टैंडर्ड अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता था, ऐसा नहीं है। ये IIT का क्वेश्चन है, इसमें है कि दो बल्ब है 25 वाट और 100 वाट का, जिसे सीरीज में जोड़ा गया है मेन स्विच से। विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। ओके, देखिए एक 25 वाट का बल्ब है, दिस 25 वाट, और एक बल्ब इसी में सीरीज में है 100 वाट का। ओके, 100 वाट का, और इसको एक मेन लाइन से जोड़ दिया गया, मेन लाइन से जोड़ दिया गया। अब कह रहा है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा। मान लीजिए V वोल्ट से मेन सप्लाई लाइन V वोल्ट इसमें डाल दिया गया। देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन निकालना हो जिसमें बल्ब दिया है, पावर का कंपैरिजन करना है, तो इस केस में पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, क्योंकि किसी भी उपकरण का जो पावर दिया रहता है उसमें दो बातें होती हैं। पहला होता है कितने वोल्ट पर वह उपकरण काम करेगा, और दूसरा होता है कि उस वोल्ट को डालने पर उसका पावर क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, वो वाट में होता है। तो वोल्ट और वाट दो चीज दिया रहता है किसी भी उपकरण के ऊपर। हालांकि दोनों बदलते हैं, जैसे वोल्टेज बदलेगा, वोल्टेज यदि जितना चाहिए उसको नहीं मिलेगा तो उसका पावर कमेगा, यदि वोल्टेज बढ़ता है तो पावर बढ़ता है। एक चीज है जो फिक्स रहता है, वह है उसका रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, और इसमें देखें क्योंकि वोल्ट नहीं दिया हुआ है, मान लें कि V वोल्ट है, तो यहाँ का V² अपॉन R पावर हो गई, दिस पावर, यानी R इज इक्वल टू, मान लीजिए कि ये R25 है, 25 यानी 25 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस R25, दिस इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाई 25। इसी तरह 100 वाट का रेजिस्टेंस यदि निकालें तो R100 इज इक्वल टू V² अपॉन 100। अब हम देख रहे हैं कि 100 वाट का रेजिस्टेंस कम है, इसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस कम है, 25 वाट का ज्यादा है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जब हम निकाल लिए, तो अब पावर हम निकालेंगे कि कितना पावर इसमें। अब यदि V वोल्ट सीरीज में जब भी उपकरण लगा हो सीरीज में, तो प्रत्येक उपकरण से होकर सेम करंट फ्लो होता है, करंट सेम फ्लो होगा। और यदि पैरेलल में लगा हो तो सभी उपकरण का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब पोटेंशियल मशीन के टर्मिनल का, उपकरण के टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा उससे होगा। यहाँ पर सीरीज में लगा है, सीरीज में लगा है अर्थात इसमें करंट सेम फ्लो होगा, यानी I करंट इसमें होगा, Y करंट इसमें भी होगा, यानी इसका पावर I²
R25 होगा, और इसका पावर I स्क्वायर R100 होगा। ठीक है, अब देखिए I स्क्वायर दोनों में समान है। R25 ये छोटा है, सॉरी R25 ये बड़ा है और R100 छोटा है। इसका मतलब कि I स्क्वायर R25 इज ग्रेटर देन I स्क्वायर R100। यानी ग्लो में जब सीरीज में है, जब ग्लो करेगा तो ग्लो ऑफ 25 वोल्ट विल बी ग्रेटर देन ग्लो ऑफ 100 वाट बल्ब। यानी 25 वाट ज्यादा ग्लो करेगा, 25 वाट बल्ब will glow more than 100 watt बल्ब। देखिए उल्टा हो गया, जो कम पावर का था वो ज्यादा ग्लो कर रहा है, ज्यादा पावर का था कम ग्लो कर रहा है। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी तरह का। एक कॉपर वायर है, इसमें एक कॉपर वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 mm स्क्वायर और लेंथ है 1 मीटर। एक कॉपर वायर है, इसका लेंथ है 1 मीटर और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A इज इक्वल टू 0.5 mm स्क्वायर, 0.5 mm स्क्वायर। यह 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनिशियली रखा हुआ है। इसका टेम्परेचर है T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह रहा है कि यदि 1 एम्पियर का करंट इस वायर में सेट कर दिया जाता है, 1 एम्पियर का करंट इस वायर में 1 एम्पियर करंट सेट किया जाता है वायर में, तो टाइम निकालना है। तो टाइम जिसमें ये वायर जो है मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टी द वायर स्टार्ट्स मेल्टिंग। ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। कितने समय के बाद ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा? क्वेश्चन नंबर ए है इसका। इसमें दिया हुआ द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर ऑफ द वायर में बी नेग्लेक्टेड, व्हाट विल द टाइम बी इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। चलिए इसमें मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। मेल्टिंग पॉइंट जिसका ये बना हुआ है 1075 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कॉपर का दिया हुआ है 1.6, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.6 इंटू 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 8 ओम मीटर। और डेंसिटी दिया हुआ है इसका वायर का, डेंसिटी ऑफ वायर इज 9 इंटू 10 पावर 3, 9 इंटू 10 पावर 3 kg पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि वायर का लंबाई डबल कर दिया जाए, T if the length is doubled, इस वायर का लंबाई यदि डबल कर दिया जाए तब लेंथ क्या होगा, टाइम क्या होगा, टी। चलिए, अच्छा सवाल है ये, मेंस का सवाल है। मेंस दिस क्वेश्चन इज 1979, ये 1979 का क्वेश्चन है आईआईटी। ट्राई कीजिए इसको। एक वायर है, लेंथ इसका 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 mm स्क्वायर है, यानी इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को आप लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर mm है, इसको सेंटीमीटर मीटर यानी 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनिशियली है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो जब करंट फ्लो होगा तो एनर्जी जनरेट होगा, क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी दिया हुआ है। रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकाल के आई स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो कितना हीट एनर्जी उत्पन्न हो रहा है वो मिलेगा हमको, और कितना टाइम में इसका टेम्परेचर 25 डिग्री से 1075 हो जाएगा, तभी मेल्ट करना शुरू करेगा। तो इसका पहले हम इस वायर का जो 1 मीटर लेंथ का है इसका हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे इसका। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए बड़ा सिंपल है, रो दिया हुआ है, चूंकि रो एल डिवाइडेड बाई ए, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, दैट इज रो 1.6 into 10 to the power -8 or into 1 meter divided by A is equal to 0.5 into 10 to the power -6, यानी दिस इज, ऊपर में -2 हो गया, 5 है, 5 यानी 1/10 हाफ, दिस इज 3.2 और इंटू 10 टू द पावर -2 ओम। इतना रेजिस्टेंस इस वायर का है। अब जब रेजिस्टेंस हमें पता चल गया, करंट ए है, तो एक सेकंड में जो एनर्जी इसमें उत्पन्न होगा दैट विल बी आई स्क्वायर इंटू आर, और टी टाइम में तो आई स्क्वायर आर टी, ये होगा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आई स्क्वायर आर टी, दिस इज आई 1 एम्पियर, आर 3.2 इंटू 10⁻⁻2 और इंटू टी, ये टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी जो है इसको यह वायर का मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब जो करेगा तो पहले इसका मास हम देखें, डेंसिटी दिस है, यानी इसका मास हो जाएगा m इज इक्वल टू एल इंटू ए वॉल्यूम, लंबाई गुने क्रॉस सेक्शन एरिया, और इंटू डी डेंसिटी, दिस इज 1 इंटू ए यानी 0.5 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू डी यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 3।
ये मास हो जाएगा इसका। दिस इज 0.5 और 9 यानी 4.5 इंटू 10⁻³ इतना मास होगा दिस केजी। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट भी दिया जाना चाहिए। स्पेसिफिक हीट, सॉरी, स्पेसिफिक हीट होगा इसका स्पेसिफिक हीट है इसका स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ नहीं 9 इंटू 10⁻², 9 इंटू 10⁻² कैलोरी पर केजी, कैलोरी पर केजी स्पेसिफिक हीट। देखिए स्पेसिफिक हीट वह एनर्जी है जो एनर्जी इस मटेरियल के यूनिट मास को यदि मिले तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है। यानी यूनिट मास के एलिमेंट को, यूनिट मास के मटेरियल को का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना एनर्जी की आवश्यकता होगी हीट एनर्जी को, ये स्पेसिफिक हीट होगा। लेकिन हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, लेकिन कैलोरी में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग पहले एसआई यूनिट में निकालेंगे, एम एस को निकालेंगे एसआई यूनिट, एस स्पेसिफिक हीट को डिनोट करते हैं, और 4.2 कैलोरी, सॉरी 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी होता है। यानी कैलोरी में जो दिया हुआ है उसको 4.2 से गुना कर देंगे, यानी S इज इक्वल टू 4.2 इंटू 9 इंटू 10⁻² जूल पर केजी, जूल पर केजी, ये ऐसा यूनिट में स्पेसिफिक हीट। अब टेम्परेचर का डिफरेंस, मेल्टिंग पॉइंट कब होगा, जब यह टेम्परेचर 1075 हो जाएगा 25 से, यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू 1075 माइनस 25, दिस इज 1050। क्लियर है। अब ये जो टोटल एनर्जी लिबरेट हुआ, यह एनर्जी उस मटेरियल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो वायर का मटेरियल है एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो वायर का मास m इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻³ kg, -3 kg। m s यानी 4.2 इंटू 9 इंटू 10⁻², और इंटू चेंज इन टेम्परेचर 1050। क्लियर है। अब ये हो गया, दिस इज 3.2 इंटू 10⁻² इंटू टी इज इक्वल टू 4.5, 4.2, 9 और 1050। चलिए हम पहले पावर को देख लें, 10⁻³ 10⁻², यानी 10⁻5। अब 5 में एक यदि कम जाता है तो 4, यानी दिस इज 10⁻4। चलिए अब यहाँ 4.5, 4.2 इंटू 9 इंटू 105, ये देखेंगे कितना होता है। तो 105 गुने 9, 9 × 45, 4 और 9 945। चलिए 45 और 42, 45 और 42, दिस इज 5×10, 1 8 1 9
5 चौका 20 के 16 हासिल 2, 2 4 चौका 16 2 18, 0981 यानी 18.90। तो दिस इज 945 गुने 18.90 और गुने 10। इस सबको हमने जोड़ दिया है, छोटा छोटा जो इसको जोड़ा हमने। चलिए ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्या होता है। नाइन 45 और 189, 9 5 45, 4 9 चौक 36 और 4 9 चौक 36, 4 40 के 16 हासिल 4, 4 9 99 81 और 4 85। ओके, 8 5 40, 4 8 चौक 32, 4 36, 6 3 3 9 72 और 3 75, 5 4 9 दैट इज 5 0 5 5 10 16 के 6 हासिल 1 1 10 18 के 8 हासिल 1 9 8 17 के 7 दिस यानी 945 में हमने 189 से किया दिस 18 9000 17,000, ठीक है। तो दिस इज T इज इक्वल टू, अब इसमें से दो यदि खिसकाएंगे तो 178.605 डिवाइडेड बाई 3.2, ये कैंसिल हो गया, टाइम इतना होगा। अब इस टाइम को भी थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन, ओके कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए 32 और 1786 ऊपर में आ जाएगा, 1786 32 30 दिया 90, 5 5 दूना 10 के 16 हासिल 1, 5 3 15 1 16 यानी 1886, ठीक है। यानी 6 3 9 फिर 5 160 6 2 दिस 260। अब 32 5 6 3 3 9 9 9 9 6 6 7 7 दूना 14 7 3 21 1 22, ओके। तो 55.7 सेकेंड 55.7 सेकेंड में वो मेल्ट करना शुरू करेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो इतना सेकंड लगेगा उसको मेल्ट करने में। अब दूसरा इसमें कह रहा है कि इफ द लेंथ इज डबल्ड, लेंथ ही डबल होता है तब कितना समय लगेगा मेल्ट होने में। अब देखिए लेंथ यदि डबल हो जा रहा है, डबल हो रहा है यानी इसका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। लेंथ डबल यदि होता है तो इसका रेजिस्टेंस डबल होता है, यानी एनर्जी इसका और रेजिस्टेंस डबल होगा, इस 2 यानी R के जगह 2R होगा, और मास में L जब डबल होगा तो मास भी डबल होगा। क्लियर है, दो ही असर पड़ता है। लेकिन 2 से दोनों तरफ गुना होगा, इधर भी गुना होगा 2 से, इधर भी 2 से, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी लेंथ यदि डबल होगा तो टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम उतना ही रहेगा 55.75। क्लियर है, ये अच्छा सवाल है। लेंथ डबल हो तब क्या असर पड़ेगा, लेंथ डबल होगा तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, और लेंथ डबल होगा तो मास डबल हो जाएगा। यानी चूंकि यहां पर लिख रहे हैं I² RT, ये टोटल एनर्जी जो निकला, दिस इज इक्वल टू MS del T, चेंज इन टेम्परेचर।
तो R डबल हो रहा है, M भी डबल हो रहा है, बाकी सब ज्यों का त्यों है, बाकी सब ज्यों का त्यों है, इसलिए दोनों का कैंसिल हो जाएगा, यानी टी के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टी का वैल्यू। चलिए ये आज का यही सवाल था। करंट इलेक्ट्रिसिटी आज समाप्त हुआ, लास्ट 10th लेक्चर था आज। कल से मैं शुरू कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी करंट कैरिंग वायर पर कैसे फोर्स लगता है, उसी के अंतर्गत हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ आदि पढ़ेंगे। चलिए ओके, पढ़ाई करते रहिए।